नमस्ते दोस्तों। 6 जून की न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो अपना पैटर्न जो कि डेली रहता है सिंपल से न्यूज़ को अपन पहले डिस्कस करेंगे कि न्यूज़ क्या है, साथ ही साथ उसके प्रीलिम से रिलेटेड क्या फैक्ट्स हो सकते हैं इस न्यूज़ से कि जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना? और कहीं न कहीं हर न्यूज़ से 2 से 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये अपना पैटर्न रहेगा, है ना? और लास्ट में अपन उस न्यूज़ के मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या बन सकता है, उसको भी डिस्कस करेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे हो सकती है, उसको भी देखेंगे, ठीक है? तो आपको लास्ट तक बने रहना वीडियो में। आज हमने कम से कम 7 से 8 न्यूज़ को उठाया है और ये सारी पीआईबी की न्यूज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में और 2027 के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत मस्ट मतलब रीड जो एडिटोरियल्स होंगे ना उनको अपन पिक करके यहाँ पर एनालिसिस करवाएँगे, ठीक है? तो इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर और ऐप पर दोनों पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट कमेंट सेक्शन में आप देख लेना। कमेंट बॉक्स में लिंक देख देख लेना ऐप की और टेलीग्राम की। तो दोनों पे ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, तो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? पहली न्यूज़ क्या थी? आपको पता था अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया गया है ना? तो उसको भारत में एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया था, जिसमें हमारे जो उपराष्ट्रपति जी है सीपी राधाकृष्णन जी इन्होंने राष्ट्रपति भवन में पौधारोपण किया था, ठीक है? अब देखिए अपने लिए यूपीएससी प्रीलिम्स फोकस्ड पॉइंट क्या हो सकते हैं, है ना? पहली बात तो उपराष्ट्रपति ने तमिल साहित्य के महान ग्रंथ तिरुकल्लूर के प्रसिद्ध संदेश पंगुठुंदु पुल्लियर ओम्पल का उल्लेख किया है। इसका अर्थ क्या होता है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण और न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए, है ना? साथ ही साथ जीवित प्राणियों की भी रक्षा और संरक्षण होना चाहिए, ठीक है? अब देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुकल्लूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है कि ये मुख्यतः दर्शन, नैतिकता, जीवन के व्यवहारिक सूत्रों पर आधारित एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है, ठीक है? जब भी किसी रचना को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये इस तरीके की रचना है, उसमें दर्शन से रिलेटेड अगर एक भी पॉइंट मिल गया तो वो सही हो जाएगा। नैतिकता से रिलेटेड हर किताब में बात कही जाती है, ठीक है? तो पहला तो सही है। दूसरा क्या है, इसके संदेश जो भी पुंगुट ठुंदू पुल्लियार ओम्पल जो है उसका सीधा सा संबंध किससे रिलेटेड है? संधारणीय विकास और संसाधनों के न्याय संगत वितरण से। तो दोनों ही कथन हो जाएंगे सही, ठीक है? ओके, इसकी व्याख्या भी दे रखी है, आप इसको पढ़ लेना। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा एक पेड़ माँ के नाम अभियान निम्नलिखित में से किस दिवस के उपलक्ष्य में रेखांकित किया गया? तो आपको पता है विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन है इस न्यूज से रिलेटेड कि भारत में कार्बन सिंक लक्ष्यों के बारे में पेरिस समझौते के तहत भारत ने वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से कितने बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त जो कार्बन सिंक है उन्होंने उसको बनाने का संकल्प लिया है? तो इसका सही आंसर क्या है? 2.5 से 3 बिलियन टन जो कार्बन है उसको सिंक करना है, ठीक है ना? और ये एनडीसी के तहत अपने जो लक्ष्य है ना उसको अपडेट किया गया, ठीक है? हालांकि ये अभी अपडेट हो गया 3 से 4.5 टन, है ना? तो इसको आप अपडेट कर लेना, ठीक है? मेंस के लिए क्या हो सकता है कि भारतीय पारंपरिक दर्शन और प्राचीन ग्रंथ आधुनिक पर्यावरणीय संकटों के समाधान की कुंजी प्रस्तुत करते हैं। तिरुकल्लूर और समकालीन सरकारी अभियानों के विशेष में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, ठीक है? तो इसकी भूमिका में हो जाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर उपराष्ट्रपति ने जी ने जो ये संदेश दिया, तो इससे आरंभ करना क्वेश्चन को। मुख्य भाग में प्राचीन जो दर्शन है इनका, इस ग्रंथ का, वो आ जाएगा। उसके महत्व को समझाना है। आधुनिक सतत विकास लक्ष्य जो है एसडीजी गोल्स है उसके साथ जोड़ करके इसको लिखना है ना? और ये जो अभियान चला था एक पेड़ माँ के नाम, उसमें जन भागीदारी के साथ में भी इसको जोड़ करके व्यवहारिक लाभों को आपको इंगित करना है, ठीक है? और लास्ट में आपको प्राचीन नीति शास्त्र और आधुनिक नीति निर्माण में जो एकीकरण पर जो बल दिया गया है उसको आपको निष्कर्ष के साथ में लिखना है, ठीक है? दूसरी जो न्यूज़ थी वो दमन में नमो हवाई अड्डे के जो आधुनिक टर्मिनल का जो प्रधानमंत्री जी ने जो उद्घाटन किया उससे रिलेटेड है, ठीक है? देखिए इसको GS3 बुनियादी ढांचा, विमानन क्षेत्र और आर्थिक विकास से जोड़ करके आप लिख सकते हो मेंस में, ठीक है? अब प्रीलिम से रिलेटेड फैक्ट क्या है? एक तो भौगोलिक स्थिति आपको जाननी चाहिए कि दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है? गुजरात के पास में, गुजरात के साथ सीमा मतलब ये साझा करता है, गुजरात की सीमा के निकट है और अरब अरब सागर के तट में स्थित है, ठीक है? क्षेत्रीय संपर्क योजना के उद्देश्य को सुदृढ़ करना इसका मुख्य उद्देश्य है ना? और टीयर 2 और टीयर 3 शहर है ना, उसमें विमानन अवसंरचना जो है उसको आधुनिकीकरण करना है उसका, ठीक है? अब देखिए प्रीलिम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नमो हवाई अड्डा हाल ही में मतलब उद्घाटन किया गया है, वो भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपको पता है दमन एंड दीव, ठीक है? भारत में उड़ान
उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत एक क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना है। ठीक है, सही बात है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के बिना सेवा वाले एवं कम सेवा वाले हवाई अड्डों को हवाई संपर्क प्रदान करना है। ठीक है, दोनों ही कथन सही है। ठीक है, इस योजना का जो उद्देश्य है वो देश के छोटे एवं दूर दराज के जो क्षेत्र है ना, उनको हवाई अड्डों से जोड़ करके उनको सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध करवाना है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि दमन एंड दीव की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है कि दीव खंबात की खाड़ी में एक द्वीप है, जबकि दमन गुजरात के तट पर एक तटीय क्षेत्र है। तो पहला ही सही है। ठीक है ना, दीव तो जो खंबात की खाड़ी में एक द्वीप है, जबकि दमन जो है ना गुजरात के तट पर एक तटीय क्षेत्र है। ठीक है, बाकी ये जो तीनों स्टेटमेंट है ना वो गलत है। ठीक है, दीव है वो काठियावाड़ तट पर स्थित है खंबात की खाड़ी में, और दमन गुजरात के दक्षिणी भाग में स्थित है, जो कि मुख्य भूमि पर स्थित है और तटीय क्षेत्र है। ठीक है ना, समुद्र के अंदर नहीं है, द्वीप नहीं है, ये मुख्य भाग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि दूर दराज के एवं छोटे केंद्र शासित प्रदेशों में उन्नत हवाई संरचना का विकास केवल परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि यह आर्थिक एकीकरण एवं क्षेत्रीय संतुलन का एक प्रमुख चालक भी है। दमन के विशेष संदर्भ में इसको आपको लिखना है। ठीक है, तो भूमिका में वही नमो हवाई अड्डे से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कनेक्टिविटी को महत्व वाले जो बिंदु है उसको ऐड कर सकते हो। इसका जो मुख्य भाग है उसमें पर्यटन उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एमएसएमई और स्थानीय आजीविका का संवर्धन किस तरीके से होगा, व्यापार सुगमता जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें कैसे वृद्धि होगी, है ना, और राष्ट्रीय और आर्थिक एकीकरण किस तरीके से होगा, इसको आपको इसमें लिखना है। और लास्ट में निष्कर्ष में गति शक्ति जो मास्टर प्लान है उसके विजन को जोड़ते हुए एक सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करना है। ठीक है, तीसरी न्यूज क्या थी कि हजीरा गुजरात में एक L&T परिसर का दौरा पीएम ने किया है, और जो कि रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र से काफी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। GS3 रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, स्वदेशीकरण और नवाचार से जोड़ करके आपको इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखिए प्रीलिम फोकस्ड पॉइंट क्या है कि हजीरा का महत्व क्या है। हजीरा सूरत में स्थित है, एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, रणनीतिक विनिर्माण हब है ना, और उन्नत जो भारी मशीनरी है जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, रक्षा प्रणालियां जो है जैसे वज्र तोपे है, बख्तरबंद जो वाहन है उनके निर्माण के लिए इसको जाना जाता है। ठीक है ना, प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं। रक्षा स्वदेशीकरण के संदर्भ में K9 एवं वज्र टी जो अक्सर समाचारों में देखे जाते हैं निम्नलिखित में से क्या है। तो क्या है, एक स्वचालित टैक्ट हॉवित्जर तोप है। ठीक है ना, तो ये याद रखना, ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। K9 और वज्र ट्री क्या है, तो एक हॉवित्जर तोप है, सबमरीन नहीं है, ड्रोन नहीं है और बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं है। ठीक है ना, K9 वज्र एक 155 सेंटीमीटर मिलीमीटर एवं 52 कैलिबर स्वचालित हॉवित्जर तोप है, जिसका निर्माण L&T गुजरात हजीरा में किया गया। ठीक है ना, जो मेक इन इंडिया का एक बड़ा उदाहरण है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा हजीरा औद्योगिक परिसर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन, रक्षा निर्माण के क्षेत्र में आईडेक्स इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि MSME स्टार्टअप एवं शिक्षाविदों को रक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार प्रौद्योगिकी विकास के लिए अनुदान देना और सहायता प्रदान करना है। ठीक है ना, ओके। मेन से रिलेटेड देखिए कि भारत में रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सार्वजनिक एवं निजी भागीदारों के बीच में किस तरीके से रणनीतिक साझेदारी को विकसित किया जा सकता है, हजीरा जैसे औद्योगिक पहलों के आलोक में इसको समीक्षा करनी है। ठीक है, वही भूमिका में जो प्रधानमंत्री जी की हालिया यात्रा है इसके साथ जोड़ करके लिख सकते हो भूमिका। मुख्य भाग में रक्षा क्षेत्र में जो निजीकरण की आवश्यकता है, पूंजी हो, चाहे वैश्विक स्तर पर दक्षता निर्माण हो, उत्पादन से रिलेटेड हो, और सरकार द्वारा उठाए गए कदम है, स्वदेशीकरण, डिफेंस कॉरिडोर, इन सारी चीज़ों को लिख करके आप इसको मुख्य भाग को तैयार कर सकते हो। और निष्कर्ष में वैश्विक रक्षा निर्यात हब बनाने की जो दिशा में जो भारत सरकार कदम उठा रही है उसके साथ में आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए चौथी न्यूज, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहाताल, इसे भारत का 100वां रामसर साइट घोषित किया है। ठीक है, GS3 मेंस का जैव विविधता, आर्द्रभूमि संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से इसको जोड़ करके आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए जो सुरहाताल है या फिर जयप्रकाश नारायण पक्षी जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, बलिया यूपी में स्थित है। यह गंगा नदी के पास एक प्राकृतिक गोखूर झील है। ठीक है ना, जिसे आर्द्र भूमि के रूप में अभी विकसित किया गया, इसे सुराताल भी कहते हैं। इसका नामकरण लोक नायक जय जो जयप्रकाश नारायण है ना उनके नाम पे रखा गया। ठीक है, अब
भारत जो है ना वो एशिया में सर्वाधिक है रामसर साइट्स के मामले में। ठीक है, अब प्रीलिम्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, भारत के 100वें रामसर साइट के रूप में जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य सूराताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बलिया में। ठीक है, रामसर अभिसमय या फिर रामसर कन्वेंशन है, इसके संदर्भ में आपको बताना कि कौन से कथन सही है। पहला क्या है, ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं उनके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 1971 में रामसर जो शहर है ईरान के, वहां पर हस्ताक्षर किया गया था। पहला सही है। दूसरा क्या, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर सूची के तहत एक उन आर्द्र भूमियों का एक रजिस्टर है जिसका म- मतलब जो क्षरण हुआ है जो तकनीकी विकास या फिर मानवीय हस्तक्षेप की वजह से, तो उनको कहीं ना कहीं सुधार करने के लिए इनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। ठीक है ना, जो ज्यादा क्षरित हो गई है, जिनको ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ठीक है ना, तो दोनों ही सही है ना। भारत इस संधि का सक्रिय भागीदार है और भारत ने साइन कर रखा है इस ट्रीटी को। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से सूराताल निम्नलिखित में से किस प्रकार की झील का उदाहरण है? तो आपको पता है गोखुर झील है। ठीक है, ऑक्सबो लेक, और गंगा नदी के विसर्पण की वजह से, मियांडर की वजह से इसका निर्माण हुआ। ठीक है, अब देखिए मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या 100 तक पहुंचाना पारिस्थितिक संरक्षण की दिशा में एक बड़ी सफलता है, परंतु इन स्थलों की वास्तविक संरक्षण केवल अंतर्राष्ट्रीय टैग देने से नहीं बल्कि स्थानीय समुदायों की भागीदारी से ही संभव है। ठीक है, तो इसमें भूमिका में लिखना है कि भाई सूराताल को 100वें रामसर साइट के रूप में ऐड किया गया है। मुख्य भाग में रामसर टैग के लाभ बताने आपको, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान, साथ ही साथ कड़े नियम, कायदे कानून प्रणाली। ठीक है, पर्यटन का विकास किस तरीके से मतलब इनसे जोड़ करके आपको विकसित करना है। साथ ही साथ इनके जो जो आर्द्र आर्द्र भूमियां हैं, इनके समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी है? अतिक्रमण हो गया, कृषि प्रदूषण हो गया, यूट्रोफिकेशन जिसमें मतलब खाद वगैरह जो होते हैं ना, खाद या उर्वरक होगा, वो पानी के साथ बह करके झील में आ जाते हैं और वहाँ पर सुपोषण की प्रक्रिया की वजह से वहाँ के वन्य जीव क्या, जो जलीय जीव होते हैं ना, उनको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और फिर सामुदायिक भागीदारी को किस तरीके से इसमें शामिल किया जा सकता है, और लास्ट में आपको निष्कर्ष में बताना कि पारिस्थितिक संतुलन के साथ साथ आजीविका को किस तरीके से सुरक्षित किया जा सकता है, उनके बीच में समन्वय किस तरीके से स्थापित किया जा सकता है, उसको लिख करके आपको एंड कर देना है क्वेश्चन को। ठीक है, खेत बचाओ आंदोलन, संतुलित उर्वरक का उपयोग का जन आंदोलन, ये GS3 में कृषि, मृदा स्वास्थ्य एवं सतत विकास से जोड़ करके आपको लिख सकते हो। ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से रिलेटेड ये न्यूज है। ठीक है, अब देखिए जो आदर्श अनुपात है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम है, उसकी क्या है? 4:1 है। ठीक है, अब देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। खेत बचाओ अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कि मृदा की उर्वरता के संरक्षण के लिए रासायनिक उर्वरक है ना, उनका उपयोग संतुलित तरीके से होना चाहिए, है ना, 4:1 के रेशो में। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संदर्भ में मिट्टी के कितने मानदंडों को जांचा जाता है? तो इसमें 12 मानदंड है। ठीक है, ओके, सिंपल। मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि रासायनिक उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता ने भारत की कृषि मृदा को गंभीर रूप से संदूषित किया है, मतलब प्रदूषित किया है और अनउर्वर बना दिया है ना, उर्वरता को खत्म कर दिया है। खेत बचाओ आंदोलन इस आलोक में किस तरीके से स्थायी जो कृषि पद्धतियां है एवं जो सूक्ष्म पोषण तत्व के प्रबंधन द्वारा मृदा स्वास्थ्य को किस तरीके से पुनर्जीवित किया जा सकता है इस योजना के थ्रू। ठीक है, आपको बताना हालिया भाई ये जो भी अभियान चला था उसको बता देना इंट्रो में, और मुख्य भाग में असंतुलित जो उर्वरकों के उपयोग को कम करने पर मतलब दबाव देना है कि भाई कैसे कम किया जा सकता है, उसकी वजह से क्या क्या नुकसान पहुंच रहे हैं, है ना, और फिर खेत बचाओ आंदोलन है उसके महत्व को बताना है। साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनके सहयोगों को मतलब स्थापित करना है, और कहीं ना कहीं स्थायी समाधान के रूप में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, नैनो यूरिया जैसे और प्राकृतिक खेती जैसे समाधानों के साथ में इसके आंसर को लिखना है। ठीक है, निष्कर्ष में मिट्टी के स्वास्थ्य को मानव स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा के साथ जोड़ करके इसको आप कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज थी कि भारत और फिलीपींस व्यापार और निवेश संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक खत्म हुई है। ठीक है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय और GS पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, द्विपक्षीय संबंध और भारत आसियान संबंध के बीच में इसको जोड़ करके लिख सकते हो। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मनीला। कहाँ की सिटी है? फिलीपींस की, है ना। अब देखिए ठीक है, अब देखिए भारत आसियान वस्तु व्यापार समझौते के संदर्भ में बताना कि कितने कथन सही है। इस समझौते पर वर्ष 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे और ये भारत तथा आसियान देशों के बीच में व्यापार को सुगम बनाता है। ठीक है, पहला सही है। हाल ही में भारत और फिलीपींस ने इस समझौते की समीक्षा कर व्यापार असंतुलन को दूर करने पर चर्चा की है। नॉर्मल, ठीक है, दोनों ही सही है। अब देखिए फिलीपींस की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में आपको बताना कौन सा कथन सही है।
ठीक है, ये पूरी तरीके से भू आबद है, लैंडलॉक्ड है तो नहीं है, ठीक है ना। दूसरा है, ये दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर के बीच में एक द्वीप देश के रूप में स्थित है, तो बी इसका आंसर सही है, ठीक है ना। दक्षिणी चीन सागर के साथ में और प्रशांत महासागर में इसकी जो जलीय सीमा है वो लगती है, कोई लैंड लॉक्ड कंट्री ये नहीं है, ठीक है। हिंद महासागर में नहीं है, भूमध्य सागर का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अब देखिए मेंस के आंसर क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं कि भारत की एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है, इसके सफल क्रियान्वयन के लिए फिलीपींस के साथ सुदृढ़ आर्थिक एवं रणनीतिक संबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और हाल ही में जो व्यापार समझौते हुए हैं वो किस तरीके से इस भू राजनीतिक वास्तविकताओं को मतलब रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हाल ही में जो मीटिंग हुई है उसको बता सकते हो कि भाई हाल ही में 14वीं कार्य समूह की बैठक हुई है। मुख्य भाग में आर्थिक आयाम बता सकते हो भाई, फार्मा, आर्ट, आईटी डिपार्टमेंट, या फिर जो डिजिटल भुगतान प्रणाली है उसमें सहयोग बढ़ रहा है। रणनीतिक जो आयाम है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा होगी, ब्रह्मोस मिसाइल पर सौदा हुआ है कि भाई भारत से ब्रह्मोस फिलीपींस खरीदेगा, ठीक है। चुनौतियां में आसियान के साथ व्यापार असंतुलन है भारत का, और चीन का कई क्षेत्रीय प्रभाव है ना वो आसियान कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा है, ठीक है। निष्कर्ष में आप लोकतांत्रिक मूल्यों और आर्थिक पूरकता को जोड़ करके समन्वय के साथ में इसके आंसर को लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए दिल्ली में 10 नगर वनों का उद्घाटन किया गया। जीएस पेपर 3 शहरीकरण की चुनौतियां, पर्यावरण प्रदूषण और शहरी वानिकी, इसे जोड़ करके आपको लिख सकते हो, ठीक है। नगर वन योजना शहरी क्षेत्रों में जैव विविधता का संरक्षण करना, नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारना, और कहीं ना कहीं जो अर्बन हीट आइलैंड है उसको कम करना। मतलब कि आपको पता है कि कंक्रीट से निर्माण होता है शहरों में, तो वो कहीं ना कहीं हीट को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो हीट है या फिर कहीं ना कहीं जो ताप है वो बढ़ जाता है, टेम्परेचर, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है, ओके। अब देखिए शहरी वानिकी के संदर्भ में मियावाकी पद्धति जो अक्सर समाचारों में रहती है किससे संबंधित है, तो कम स्थान में तीव्र गति से घने एवं देसी प्रजातियों के वनों को उगाना, और शहरों में, ठीक है ना, शहरों में वानिकी को बढ़ावा देना, ठीक है। ये कोई संशोधित बीज नहीं है, ना ही रेगिस्तान के टीले हैं, ना ही खारे पानी की कोई झील है, ठीक है, ओके। अब देखिए वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई में कौन कौन से प्रदूषकों को शामिल किया जाता है, तो इसमें देखिए PM2.5 और PM10 शामिल है, ठीक है। दूसरा O3 भी शामिल है, ओजोन, जो कि जो सौमंडलीय जो ओजोन होती है ना वो शामिल है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड शामिल नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना, प्रदूषक नहीं है ये, ठीक है, ओके। सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड तो ये शामिल है, तो 1, 2 एंड 3, ठीक है। इसमें 8 प्रदूषक है जिसमें CO2 शामिल नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड जरूर शामिल है, लेकिन CO2 इसमें शामिल नहीं है। CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना, ओके। मेंस का क्वेश्चन, शहरीकरण की तीव्र गति ने भारतीय महानगरों को कंक्रीट के जंगलों में बदल दिया है, जिससे वायु प्रदूषण, अर्बन हीट आइलैंड जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। इस संदर्भ में बताना कि नगर वन योजना और शहरी वानिकी के महत्व को किस तरीके से इसको कम करने के लिए किया जा सकता है, इसके महत्व को किस तरीके से मतलब इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो वही दिल्ली में जो 10 नगर वन का उद्घाटन हुआ इसके साथ में भूमिका को स्टार्ट कर सकते हैं। मुख्य भाग में शहरी तापदीप वायु प्रदूषण की जो प्रमुख समस्याएं हैं उसका कारण क्या है उसको लिख सकते हो। नगर वन योजना के लाभ, इसमें स्थानीय जैव विविधता, तापमान नियंत्रण, कार्बन पृथक्करण, इन सब चीजों को लिखना है। कार्यान्वयन में क्या क्या चुनौतियां आ रही है ना, उसको लिखने के साथ साथ स्मार्ट शहरों में पर्यावरण अनुकूल अनुकूल हरित बुनियादी ढांचे को किस तरीके से समावेश में बदला जा सकता है, किस तरीके से उसको समन्वय बिठाया जा सकता है विकास और पारिस्थितिकी में, ठीक है ना, उसके साथ में इसको एंड करना है। देखिए पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, ठीक है। जीएस पेपर 3 नैतिकता समाज सेवा का सम्मान, और साथ ही साथ जीएस पेपर 1 में भारतीय संस्कृति और पुरस्कार से जोड़ करके लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी ना 1954 में हुई थी। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर इसको घोषणा की जाती है। इसकी संवैधानिक प्रावधान क्या है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 सब क्लॉज 1 के तहत उपाधियां नहीं है ना, इन्हें प्राप्तकर्ता के नाम के आगे या पीछे उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। और ये बालाजी राघवन बनाम भारत संघ का जो मामला आया था 1995 में, इसको स्टेब्लिश किया था, ठीक है। ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। नामांकन पोर्टल सभी के लिए खुला होता है, ठीक है। सभी नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल इस पर ही स्वीकार किए जाएंगे, और स्व नामांकन शामिल है, मतलब कि आप और हम भी नामांकन कर सकते हैं इस पे।
ठीक है ना। ओके, प्रीलिम्स क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में आपको बताना कि कितने कथन सही है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। सही है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ये पुरस्कार 18(1) के तहत उपाधियां नहीं है। ठीक है। किसी एक वर्ष में पद्म पुरस्कारों की संख्या मरणोपरांत पुरस्कारों को छोड़ करके 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो तीनों ही जो ऑप्शन है ना वो सही है। ठीक है। ओके, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित होता है? तो गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना। किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिक पुरस्कारों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था? तो वही बालाजी राघवन बनाम भारत संघ का मामला 1995 वाला। ठीक है। ओके, मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, पद्म पुरस्कारों को जनता का पद्म में परिवर्तित करने की सरकार की जो हालिया नीति है उसने जमीनी स्तर पर काम करने वाले गुमनाम नायकों को मुख्य धारा में लाकर राष्ट्रीय पुरस्कारों की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक जो लोकाचार है उसको बढ़ावा दिया। ठीक है। अब देखिए 2027 के पद्म पुरस्कारों के नामांकन से आपको भूमिका स्टार्ट करनी है। मुख्य भाग में अतीत की प्रक्रिया बनाम वर्तमान की जो पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया है ना, इसको कंपेरेटिवली आप बता सकते हो। समाज के वंचित दूर दराज के जो कलाकार है, पर्यावरणविद है, समाज सेवी है, उनको मुख्य धारा में लाना, उनको पहचान देना। ठीक है ना। और लोकतांत्रिक सुधार की सराहना करते हुए इसको निष्कर्ष लिखना है। ठीक है। अब देखिए, पंचायत उन्नति सूचकांक को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 का स्वर्ण पदक मिला है। जीएस पेपर 2 मेंस का शासन व्यवस्था, ई गवर्नेंस और पंचायती राज संस्था है ना, उनसे जोड़ करके आप लिख सकते हो। ठीक है। अब ये पुरस्कार जयपुर राजस्थान में आयोजित होने वाले 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में प्रदान किया गया। ठीक है। नोडल मंत्रालय राष्ट्रीय पंचायती राज मंत्रालय जो है वो नोडल मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय है ना। 150 संकेतक होते हैं और ये सारी चीजें हैं जो ज्यादा फैक्ट है, याद रखने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए इसमें नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। देखिए प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के स्वर्ण पदक के लिए चुने गए पंचायत उन्नति सूचकांक को किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? तो पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है। जुलाई 2026 में आयोजित होने वाले 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा था? जयपुर। पर पंचायत उन्नति सूचकांक के मूल्यांकन ढांचे के संदर्भ में बताना कि कौन से कथन सही है। यह सूचकांक कुल 500 संकेतकों पर आधारित है, तो पहला गलत है। ठीक है ना, क्योंकि 150 संकेतक ही है और इसका मुख्य फोकस है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास जो लक्ष्य है, एसडीजी गोल्स है, उनको स्थानीय स्तर पर लागू करवाना है। ठीक है ना, तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है। मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन, डेटा आधारित शासन राष्ट्रीय पंचायत राज संस्थाएं जो है उनकी कार्यकुशलता, पारदर्शिता को बढ़ा करके एक गेम चेंजर साबित हुआ है। पंचायती उन्नति सूचकांक के संदर्भ में बताना है कि इसका समालोचनात्मक वर्णन किस तरीके से किया जा सकता है। भूमिका में वही राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं को मुख्य भागों में उसकी चुनौतियों को है ना, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, लक्षित संसाधन आवंटन के साथ में इसको जोड़ करके लिख सकते हो। और निष्कर्ष में कहीं ना कहीं ग्रामीण सशक्तिकरण को तकनीकी नवाचारों के साथ जोड़ करके इसको लिखा जा सकता है, एंड किया जा सकता है। ठीक है। अब जैव विविधता अभिसमय अधिनियम और राष्ट्रीय जो त्रिस्तरीय अभिशासन व्यवस्था है इसके संदर्भ में न्यूज थी, जिसको जीएस पेपर 3 से जोड़ करके लिख सकते हो आप। देखिए, जैव विविधता अधिनियम, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002, यह कानून राष्ट्रीय जैव विविधता अभिसमय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था। ठीक है। एनबीए जो है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, वो राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण, विदेशी विनियामक मामलों को देखने वाली चेन्नई में स्थित एक वैधानिक संस्था है। ठीक है। इसी तरह राज्य जैव विविधता बोर्ड भी बने हुए। ठीक है ना। अब देखिए, राष्ट्रीय जो जैव विविधता अधिनियम है भारत के 2002 के तहत, उसके द्वारा स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। जैव विविधता कानून के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्रबंधन समितियां, उनका प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो सिंपल क्या है, स्थानीय समुदायों के परामर्श से पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार करना और जैव विविधता जो संसाधन है, जैविक संसाधन है, उसका दस्तावेजीकरण करना। ठीक है ना। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय सीबीडी के तहत नगोया प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको पता है अनुवांशिक जो संसाधन है उन तक पहुंच, साथ ही साथ उसके जो लाभ हो रहे हैं उसका निष्पक्ष और न्याय संगत जो बंटवारा है उसको सुनिश्चित करना। तो सी सही है इसका। ठीक है ना। मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन,
भारत का जैव विविधता अभिशासन ढांचा सैद्धांतिक रूप से अत्यधिक विकेंद्रीकृत और मजबूत है, परंतु व्यवहारिक रूप से जमीनी स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों को वित्तीय और प्रशासनिक सशक्तिकरण की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको भूमिका में लिखना है कि भाई जैव विविधता जो अधिनियम है 2002 वाला, इसके तहत त्रिस्तरीय संस्था संरचना जो है उसको विकसित किया गया। ठीक है, मुख्य भाग में स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण के लिए पीबीआर की अनूठी भूमिका जो है उसको मतलब कोट करना है। साथ ही साथ बायोपायरेसी उसको रोकने के लिए ये ढांचा किस तरीके से सफल साबित हुआ है, कमजोरियां कौन कौन सी है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। और निष्कर्ष को कहीं ना कहीं जैव संसाधनों से होने वाली आय को एक निश्चित रूप से स्थानीय जो निकाय है ना, उनके साथ में साझा करके, साथ ही साथ तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करके इसका सफल कार्यान्वयन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आज की न्यूज़ थी। साथ ही साथ अपन ने सारी प्रीलिम्स के क्वेश्चन वगैरह पर प्रैक्टिस करें। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम या फिर ऐप पे मिल जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, वहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, एक्सेस कर लेना। बाकी हमारे जो भी ऐप जो सारे कोर्सेज हैं उनको भी आप एक बार विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।